गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे नेपोलियन कोड, नेपोलियन की नागरिक संहिता। तो चलो मैं सबसे पहले आपको परिचय करा देता हूँ। एक एक पॉइंट जान लेते हैं क्या है इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट है, नेपोलियन ने खुद को 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। यानी कि नेपोलियन ने वैसे तो युद्धों की शुरुआत जो है 1799 से की थी, लेकिन उसने जब उसे लगा कि उसने दो चार देशों को जीत लिया है, तो कुछ समय बाद उसने कि 1804 में उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। ठीक है, इसी टाइम पर इसने जो है और भी कुछ नियम कानून बनाए थे, तो उन्हीं को मिलाकर के सबको कहा जाता है नेपोलियन की नागरिक संहिता या सिविल कोड ऑफ नेपोलियन या सिविल कोड ऑफ 1804। तो देख इंग्लिश में देख लेते हैं। नेपोलियन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। यानी कि नेपोलियन ने खुद को 1804 में अपना खुद को राजा घोषित कर दिया फ्रांस का। अगला पॉइंट है, जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति। नेपोलियन ने क्या किया कि फ्रांस में जो भी पहले जन्म के आधार पर जो लोगों को विशेष अधिकार मिले हुए थे, आपको पता होगा कि फ्रांस में पहले जो है अलग अलग 3 एस्टेट्स थे। वहां का समाज जो है 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड नॉर्मल पीपल्स। ठीक है, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सामान्य वर्ग। तो उन कुलीन वर्ग को और पादरी वर्ग को, यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी को कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए थे, जिनको हम प्रिविलेजेस कह सकते हैं, कि जन्म के आधार पर कुछ विशेष अधिकार थे। तो वो नेपोलियन ने खत्म कर दिए कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सभी समान होंगे। एबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि बर्थ के आधार पर जो भी, जन्म के आधार पर जो भी विशेष अधिकार मिलते थे वो सभी के लिए खत्म कर दिए गए थे। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। नेपोलियन ने क्या किया, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कैसे बनाया कि पहले जो थर्ड एस्टेट्स के लोग थे, यानी कि जो सामान्य वर्ग के लोग थे, वो संपत्ति खरीद ही नहीं सकते थे। दरअसल उनके लिए ऐसा कोई अधिकार नहीं था। और अधिकार क्या था कि उनके पास है ना, मतलब जितनी जमीन थी, जमीन का लगभग 80 से 90% हिस्सा जो है वो कुलीन वर्ग या पादरी वर्ग के पास में था। और जबकि जनसंख्या उनकी मात्र 10 या 15% थी। और थर्ड एस्टेट जो है, सामान्य वर्ग जो है, उनकी जनसंख्या लगभग 80 से 90% थी, लेकिन उनके पास जमीन बहुत कम थी, तो खरीद नहीं पाते थे। तो नेपोलियन ने क्या किया, अब ऐसे कुछ सुधार कर दिए कि आप जमीन खरीद सकते हो अगर आपके पास पैसा है तो आगे देख लेते हैं। सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति के अधिकार को इसने क्या कर दिया, और अधिक सुरक्षित कर दिया। आगे देखिए, कानून के समक्ष सभी को समानता, यानी कि कानून जो होगा वो सबके लिए बराबर होगा, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होगा कानून के लिए। इसने सभी को समान कर दिया। अब कोई फर्स्ट एस्टेट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, नॉर्मल पीपल हो, कुछ भी हो, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, सभी समान है इसके लिए। इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के सामने सभी क्या होंगे, लॉज के सामने सभी क्या होंगे, समान होंगे। आगे पॉइंट है, डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। ये जो डच गणतंत्र है, इटली है, जर्मनी है, यहाँ पर प्रशासनिक विभाजन, यानी कि जो कानून है, जो सरकार चलाई जाती है, उन ऐसे कुछ उनमें प्रशासनिक सुधार किए, कुछ ऐसे कानून बनाए हैं कि वहां की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा इजी बना दिया, बहुत ज्यादा सरल बना दिया। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स इन द डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, यानी कि इनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को थोड़ा सा इजी बना दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया उनको। सामंती व्यवस्था को खत्म किया। अब आप कहोगे सर सामंती व्यवस्था क्या होती है, नेपोलियन ने इसको खत्म कर दिया। सामंती व्यवस्था क्या है, पूरे एक सामाजिक और राजनीतिक क्रम होता है। राजा के नीचे कुछ लोग होते हैं, कुछ सामंत होते हैं, उनके नीचे कुछ और किसान वगैरह होते हैं। तो वो क्या है कि जैसे सामंतों को कोई दूसरे व्यक्ति जो होते हैं, जागीरदार वगैरह कुछ और जो होते हैं, वो जमीन देते हैं। सामंत फिर उनको धीरे धीरे नीचे किसानों के अपने जो भी होते हैं उनको बांटते हैं, और बदले में सामंत वगैरह जो है वो इन चीजों के लिए राजा को अपनी कुछ सेवाएं प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीजें नेपोलियन ने क्या कर दी थी, खत्म कर दी थी। फ्यूडल सिस्टम एबोलिश्ड, यानी कि नेपोलियन ने फ्यूडल सिस्टम को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। अगला पॉइंट देखिए, किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। किसानों के ऊपर जितना भी भू दासत्व था, जितना भी जो ड्यूज थे, जितना भी जो बाकी था पेंडिंग जो भी थे जागीरदारी शुल्क, उन सब से मुक्ति दिला दी। अब उनको कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, द पीजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम सर्फडॉम एंड मैनोरियल ड्यूज, उनके ऊपर जितने भी मैनोरियल ड्यूज थे सभी को उनसे फ्री कर दिया गया था। किसानों के लिए ये बात बहुत अच्छी थी। अगला पॉइंट है, शहरों में श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया था। अब श्रेणी संघ क्या है, इनको गिल्ड्स बोलते हैं। ये क्या है कि कुछ ना व्यापारियों का एक समूह होता था जो कि नए व्यक्तियों को व्यापार में आने से रोकते थे। तो नेपोलियन ने इनके नियंत्रणों को शहरों में से हटा दिया है। कोई भी ट्रेडिंग करना चाहता है इजीली कर सकते हैं। द कंट्रोल ऑफ गिल्ड यूनियंस इन सिटीज was removed, यानी कि नेपोलियन ने जो गिल्ड यूनियंस थी उनके कंट्रोल को सिटीज में से अब रिमूव कर दिया, हटा दिया।
लास्ट पॉइंट है संचार तथा यातायात व्यवस्था में सुधार किया। नेपोलियन ने अपने समय में संचार तथा यातायात व्यवस्था में सुधार किया। जैसी व्यवस्था पहले होगी उससे कुछ ना कुछ चेंज किया होगा, उसको थोड़ा फास्ट बनाया होगा। ठीक है, तो आगे देखिए इंप्रूव कम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि इसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या किया है, सुधार किया है। ये अभी तक जो हमने पढ़ा है नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, नेपोलियन की नागरिक संहिता, जो कि 1804 में आई थी। नेपोलियन ने इसको इंप्लीमेंट किया था। अब नेपोलियन की कुछ कमियां भी थी, मतलब नेपोलियन जितनी जल्दी फेमस हुआ था, लोग उसको उतना अच्छा समझ रहे थे, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया था कि नेपोलियन हमारे लिए इतना अच्छा नहीं जितना हम इसको समझ रहे थे। क्योंकि जब लोगों को नई नई आजादी मिली थी तो उनको सबको अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। तो कुछ नेपोलियन की कमियां भी हैं जो इस नेपोलियन कोड से, यानी कि नेपोलियन की संहिता से अलग है, तो उनको यहीं पढ़ लेते हैं नेपोलियन की कमियां। तो पहली कमी है नेपोलियन की राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी, यानी कि नेपोलियन ने राजनीतिक स्वतंत्रता में कमी कर दी। ऑब्वियसली उसने कर दी, आपको पता है, क्योंकि अपने आप को उसने एक राजा की तरह, एक डिक्टेटर की तरह जो है रिप्रेजेंट किया है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता उसने खत्म कर दी है। लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों के पास में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा है करों में वृद्धि, यानी कि उसने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, है ना। कहीं ना कहीं उसने टैक्सेस जो है फ्रांस वगैरह में, या जो छोटे मोटे उत्पादक थे उनके लिए कम भी किए थे, लेकिन जो बड़े बड़े थे जिनके लिए अपन कह सकते हैं व्यापारी वगैरह, उनके लिए उन्होंने टैक्सेस में वृद्धि की थी और दूसरे देशों में की थी। ये सारे जो इम्प्लीमेंट हैं, ये जो ऊपर आपने देखे हैं, ये सारे जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भी है, ये पूरी मतलब ये नेपोलियन की नागरिक संहिता, ये जो है नेपोलियन ने, फ्रांस ने जो भी, नेपोलियन ने जो भी क्षेत्र जीते थे, अपनी टेरिटरीज जो जीती थी, वहां पे भी इंप्लीमेंट की थी। ठीक है, इंक्रीज इन टैक्सेस। आगे है सेंसरशिप लगाना। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर सेंसरशिप क्या होती है। देखो, राजा अक्सर क्या किया करते थे कि हमारी न्यूज कहीं निकल नहीं पाए, हम जो भी कर रहे हैं वो बातें लीक नहीं हो पाए, तो ये क्या है, प्रेस तथा मीडिया की आजादी पर रोक लगा दिया करते थे, जिससे कि वो चीज अगर छपेगी नहीं तो जनता को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अक्सर जो तानाशाह हुआ करते थे वो ऐसी चीजों का सहारा लेते थे। तो नेपोलियन ने भी इस चीज का सहारा लिया, तो लोगों को इस बात का बुरा लगा कि सेंसरशिप लगाता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कमियां हैं। इम्पोजिंग सेंसरशिप। दास प्रथा को दोबारा शुरू करना। अब नेपोलियन ने क्या किया, दास प्रथा को दोबारा शुरू कर दिया। दरअसल दास प्रथा क्या थी कि फ्रांस में या पूरे यूरोप में कह सकते हैं दास प्रथा चलती थी। दास प्रथा क्या है कि लोग, राजा वगैरह या और भी सामंत वगैरह जो दास रखते थे, लोगों को गुलाम बना के रखते थे अपने कामों के लिए। बहुत सारे काम होते थे, दासों की यहाँ पे बिक्री भी होती थी। तो उसको एक बार जब जैकोबिन क्लब का शासन था 1794 में, 1794 में एक बार बंद कर दिया गया था फ्रांस में, लेकिन नेपोलियन ने उसको 1804 में जब राजा बना तो दोबारा उसको शुरू कर दिया। तो ये बात लोगों को बुरी लगी। ठीक है, री इंट्रोडक्शन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी कहते हैं दास प्रथा को, तो इसने स्लेवरी को क्या कर दिया, दोबारा शुरू कर दिया, तो लोगों को ये बात बुरी लगी। अगला पॉइंट है फ्रांसीसी सेना में जबरन भर्ती। नेपोलियन क्या कर रहा था कि दूसरे देशों को लगातार जीत रहा था ना, इधर उधर सारी चीजों को जीत रहा था, तो ये ऐसा करने के लिए इसको क्या चाहिए, सेना चाहिए। तो ये सेना में जबरदस्ती लोगों को भर्ती कर रहा था, चाहे कोई फौजी बनना चाहता है या नहीं चाहता, लेकिन ये जबरन भर्ती कर रहा था लोगों को। तो लोगों को ये बात क्या लगी, खराब लगी। ठीक है ना, और इसलिए ये भी नेपोलियन की क्या बन गई, एक कमी बन गई। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इनटू द फ्रेंच आर्मी, यानी कि लोगों को जबरन भर्ती कर रहा था, तो ये बात लोगों को बुरी लगी। ठीक है, आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि नेपोलियन का पतन कैसे हुआ, यानी कि वॉर ऑफ वाटरलू और ट्रीटी ऑफ वियना देखेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को आप जो है देखने के लिए इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर अगली वीडियो में आपको मैं मिलता हूँ।